हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम बारीकी से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को भी और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीजें। तो आप एक एक करके लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देखते जाइए और सीखते रहिए। मैं आपको नोट करके यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि हम जो सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं अब नया पैटर्न पे डिस्कस कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी का न्यू बुक आया है उस बेस पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ 12 वोल्ट। एक कार के बैटरी का स्टोरेज जो है वो कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का है। तो मान लेते हैं कि एक बैटरी है। आप ध्यान से देखिए, बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल, और एक को हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद से अच्छा, इनके बीच का ईएमएफ दे रखा है कितना? 12 वोल्ट। मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं एक बार और। वैसे तो हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ होता है किसी बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज जब वो बैटरी क्या हो? ओपन सर्किट में हो। किसी भी बैटरी को जैसे ही क्लोज करते हैं उसका ईएमएफ रिड्यूस होकर वोल्टेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास एक रॉ बैटरी पड़ा है, वो क्या है? ओपन सर्किट है, उसका क्या होगा? ईएमएफ होगा। क्लियर? अब उसी बैटरी से आपने एक बल्ब जोड़ दिया, तो अब वो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगा? रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। होप सो आपको ईएमएफ और पोटेंशियल टर्मिनल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.4, आर दे रखा है, स्मॉल आर 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? मैक्सिमम करंट हम कैसे निकाल सकते हैं बैटरी का? तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि I इज इक्वल टू होता है ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस आर। एक चीज आप बताइए, अगर आप बारीकी से थ्योरी को समझते होंगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये चीज आपको भी पता चल जाएगा। किसी भी बैटरी से मैक्सिमम करंट कब निकलेगा? जब उसमें कोई भी रेजिस्टेंस ना लगा हो। किसी भी बैटरी से मैक्सिमम करंट कब निकल सकता है? जब हम उसके रेजिस्टेंस को क्या करें? जीरो कर दें। मतलब इनके बीच में डायरेक्ट हम वायर जोड़ दें, कोई भी यहां पे रेजिस्टेंस ना जोड़े। तो जब रेजिस्टेंस को हमने जीरो कर दिया, इस कंडीशन में जो I मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। तो हम यहाँ पे I मैक्स का फॉर्मूला अगर डिराइव करेंगे तो वो हो जाएगा E और 0 प्लस R, तो क्या हो गया? EMF अपॉन R। तो I मैक्स कितना मिला? I मैक्स मिला 12 अपॉन 0.4। ये कट के आंसर आ गया 30 एम्पियर। ये वो करंट है जब बैटरी ने क्या किया? मैक्सिमम करंट निकाला। वैसे भी जब मैक्सिमम करंट निकलता है तो शॉर्ट सर्किट का कंडीशन आता है। तो शॉर्ट सर्किट का कंडीशन भी एक यही चीज है। उसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ये सिंपल सा और सादा सा लॉजिक है इलेक्ट्रिसिटी का। आप अगर थ्योरी आपको अच्छा इंप्रूव नहीं है मान लीजिए, तो आप क्वेश्चन को समझ करके, सुन करके भी आप थ्योरी को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन में टोटल एक्सप्लेनेशन दूंगा कैसे क्या होता है, तो आप उसको भी सुनिए ध्यान से, आपका थ्योरी इंप्रूव होगा। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ गया? 30 एम्पियर आ गया। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। लिखा है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। किसी भी एक बैटरी का, मान लेते हैं कि एक यहां पे बैटरी है, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप ध्यान से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका ईएमएफ दे रखा है कितना? 10 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम। इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 5। इसको रेजिस्टेंस से एक कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, और इसमें कितना करंट फ्लो होने लगा? 0.5 एम्पियर का। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर? कह रहा है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, आखिर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होगा ये बता दो।
उसके बाद व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अब यहां से ये ईएमएफ करंट फ्लो करना चालू करेगा, तो ये अब तो ईएमएफ रहेगा नहीं, जब ईएमएफ नहीं रहेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, टर्मिनल वोल्टेज में। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है आर और हमें कैलकुलेट करना है वी। मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया है कि आई ई में रिलेशन जो होता है वो होता है आर प्लस आर का। तो यहां से आई दिया है 0.5 इज इक्वल टू 10 अपॉन आर हमें फाइंड करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, 3 दिया है। यहां इसको भेजते हैं तो ये हो गया r प्लस 3 इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 r प्लस 1.5 इज इक्वल टू 10, क्योंकि 0.5 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 होगा। सिर्फ r कितना हो जाएगा, ये चीज उधर चला जाएगा तो 10 माइनस 1.5 अपॉन ये 0.5 यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8.5 अपॉन 0.5, ये इससे कटेगा 17 टाइम में। तो हमारा r कितना आया, r आ गया हमारा 17 ओम। समझ आ गया। अब आपसे पूछा है कि टर्मिनल वोल्टेज बता दो, तो टर्मिनल वोल्टेज ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर से। तो V इज इक्वल टू हो गया, I हमारा था 0.5 इंटू 17, तो V हमारा आ गया 8.5 वोल्ट। देखिए कितना सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से मार्क कर लीजिए और आप अच्छे से याद कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके जो टीचर हैं या फिर बुक में हूबहू ये ना लिखा हो, तो ये लिखा कैसे होता है, ये होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, इस तरीके से ये लिखा होता है। तो अभी आपको मैं बता दूं कि V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई आर प्लस ये इधर आ गया आई आर इज इक्वल टू ई, तो I कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R प्लस आर इज इक्वल टू ई, I इज इक्वल टू हो गया E बाई आर प्लस आर। बात वही है घूम फिर के कि ये फॉर्मूला ऐसे आता है। कई सारे बुक में V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर लिखा होता है, बट आप आसानी से याद कर सकते हैं करंट इज इक्वल टू होता है ईएमएफ अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, एकदम इजी। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आप ऐसे ही बने रहिए और एक एक करके सीखते रहिए हर एक क्वेश्चन को। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे करते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एट रूम टेम्परेचर क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो T1 दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, T1 दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। आगे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117। बता दो कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा अगर हम रेजिस्टेंस को 117 ओम तक बढ़ा दें। समझ गया क्वेश्चन को। आगे कह रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो दे रखा है उस मटेरियल का, वो है आपका अल्फा इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिग्री पर सेंटीग्रेड। ये हमारे क्वेश्चन में क्या है, प्रोवाइड है। अब आप ध्यान से सुनिए, जब भी हम किसी एक कंडक्टर को लेते हैं, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, तो इसका इनिशियल टेम्परेचर पे इनिशियल रेजिस्टेंस होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस मटेरियल का कोफिशिएंट जो है वो दे रखा है दिस वन, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है। अब उस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ गया 117 तक, तो बताओ कि वो टेम्परेचर था कितना। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया हुआ है। रिलेशन क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन R1 T2 माइनस T1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको चाहे तो मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। समझ आ गया। इसी पे कई सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की जगह पे क्या दिया है, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू R2 117 माइनस R1 100 अपॉन में R1 100 T2 माइनस T1। तो T2 तो हमें फाइंड ही करना है, T1 दे दिया है 27, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 117 अपॉन 100
T2 माइनस 27, ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इजिकल टू, ये सिर्फ 17 बचेगा ना, 17 अपॉन T2 माइनस 27। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं चाहूं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे T2, देखिए यहां पे मैं आपको बताता हूं, T2 माइनस 27, एक ब्रैकेट ये यहां आ गया तो ये चीजें नीचे जाएंगी, वो हो जाएगा 17 बाई 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब ये 10 टाइम में कटेगा, कोई दिक्कत? तो यहां से क्या निकल के आया, T2 माइनस 27 इजिकल टू आया 10, और ये चीज ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो यहां से ये 1 10 और ये 100 कितना हो जाएगा, T2 माइनस 27 इजिकल टू हो गया ये 1000, कोई दिक्कत? तो T2 कितना आ गया 1000 में हम क्या करेंगे 27 ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल टेम्परेचर आ गया 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। है इजी। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, फॉर्मूला पे प्रैक्टिस है, तो आप हर क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो जेईई मेंस का हो, चाहे वो नीट का हो। बहुत इजीली वे में आप किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों एक और छोटा सा, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या है ना कि जब आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत सारा नॉलेज गेन होता है। काफी सारे बच्चों का कम मार्क्स आने का यही मतलब होता है कि वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को नहीं करके जाते हैं। बैक एक्सरसाइज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके एग्जाम में पेन और पेपर इंपॉर्टेंट होता है ले जाना। तो आप बैक एक्सरसाइज को कभी मत छोड़िए, और आप धीरे धीरे ऐसा पाएंगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है उसका हाथों हाथ बैक एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कीजिए, चाहे वो कितना भी लेंदी हो, कितना भी इजी हो, 1 से 2 बार उसको जरूर खत्म कीजिए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है, अब ध्यान से पढ़िए। अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एक वायर दिया है जिसका लेंथ क्या है 15 मीटर है, और इसमें से बहुत छोटा सा करंट पास कर रहा है, एकदम छोटा, नेग्लिजिबल के बराबर। ये क्वेश्चन में मेंशन है। बोल रहा है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, इसकी जो मोटाई है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। क्लियर? व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। जिस टेम्परेचर पे इस एक्सपेरिमेंट को किया गया होगा वहां पे आप रू कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो मैंने आपको बताया है आर और रो एल ए में रिलेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ये रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है उसी का फॉर्मूला है। तो रेजिस्टेंस दे दिया है 5 ओम, रो हमें फाइंड करना है, लेंथ दे दिया है 15, और ये दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ये यहां डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इजिकल टू रो, और 15 आ जाएगा नीचे। ये इससे कटेगा 2 बार में, रो का आंसर आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। यूनिट क्या होता है रो का, ओम पर ओम मीटर। क्या होता है यूनिट, ओम मीटर। तो आपको होप तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट एक नॉलेज देता हूं जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। ये छोटी छोटी नॉलेज जो होती है वो क्लास में दी जाती है, बट काफी सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अभी, तो जो ऑनलाइन सीख रहे हैं अभी या जो YouTube पे देख रहे हैं वो सारे लोग देखिए, और एक एक करके ऊपर कमेंट करते जाइए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप मेहनत करते हैं, ठीक है, तो उसका 3 सिनेरियो बनता है। या तो आप फेल होंगे,
अब ध्यान से सुनिएगा, ये जिंदगी का लाइफ लेसन है, ठीक है। अभिनव, अमित, काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो आप भी ध्यान से सुनिए। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें, आपको मैं एक कंडीशन बताता हूं, कोई भी अगर इंसान मेहनत करता है तो उसका सिर्फ 3 रिजल्ट होता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि काफी सारे लोग आजकल डीमोटिवेट होते हैं, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, या काफी सारे लोग मेहनत करते हैं, सक्सेस नहीं मिलता है। तो ये चीजें याद रखिएगा कि आप कोई भी काम कीजिए, दुनिया का कोई भी काम, बिजनेस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, जो मर्जी हो कीजिए, उसका सिर्फ 3 ही रिजल्ट आने वाला है। पहला रिजल्ट है कि आप उसमें फेल होंगे। सपोज कीजिए पहला रिजल्ट क्या है कि आप फेल होंगे, ठीक। दूसरा रिजल्ट है कि आपके कम मार्क्स आए या आप उतना अच्छा रिजल्ट नहीं बना पाए, और तीसरा रिजल्ट है कि आपने टॉप कर लिया। मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा कर लिया, पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। यही 3 सिनारियो होता है। इन तीनों सिनारियो में हमें सबसे जरूरी क्या होता है, वो होता है कंसिस्टेंसी। आप हमेशा प्रयास जारी रखिए, चाहे आपके मार्क्स कम आए, चाहे आप फेल हो जाए, चाहे आप पास हो जाए। उससे क्या होगा, अगर आप फेल हुए, आप कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे हैं तो आप इंप्रूव करेंगे। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं फिर भी आप कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आप टॉप कर रहे हैं फिर भी आप कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं बिना ईगो के, तो आप एक दिन बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। तो इसमें जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है, कंसिस्टेंसी मैटर करता है अपने काम में। तो अभी भी टाइम है बच्चों, साल स्टार्ट हुआ है, अभी भी आप दिल लगा के मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए ये ज्ञान की बातें खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं यहां पे मार्क कर देता हूं क्वेश्चन को, आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा है, अ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस 2.1 ओम। एक सिल्वर वायर है, मान लेते हैं कि ये क्या है, सिल्वर वायर है, जिसका रेजिस्टेंस दिया है 2.1 ओम। आगे लिखा है किस टेम्परेचर पे है ये, तो ये R1 है तो T1 भी दे दिया है 27.5 डिग्री सेल्सियस पे, एंड रेजिस्टेंस ऑफ R2 दिया है 2.7 ओम एट टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर। आपसे पूछ रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा। ये जो अल्फा आपके सामने ये दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को यही ध्यान नहीं आता क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। अभी भी टाइम है बच्चों, सीख लो। तो अब हम इसका दिख रहा है R1, R2, T1, T2 अल्फा। अभी मैंने बताया था कि रिलेशन क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू, वो होता है R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। R2 क्या दिया हुआ है हमारा 2.7 माइनस 2.1 अपॉन 2.1, T2 कितना है 100 माइनस 27.5, ये अल्फा है। होप सो आप समझ गए होंगे। कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.7 में से 2.1 गया तो कितना बचा 0.6। 21 को हम एज इट इज रहने देते हैं, ये कितना होगा 100 माइनस 27.5, ये अप्रोक्स होगा 72.5 के आसपास। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं, ये होगा 72.5 के आसपास। आप इसको कैलकुलेट करेंगे जब अच्छे से तो आप देख लीजिए, डेसिमल हटाना आपको आना चाहिए, और खूब सो आपको आता भी हो डेसिमल के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 0.0039 डिग्री पर सेंटीग्रेड। यही आपका अल्फा का वैल्यू आएगा। अगर आप चाहिए कि मैं कैलकुलेट कर दूं तो बस 5 मिनट का खेल है, तो 5 मिनट आपका टाइम वेस्ट होगा। खैर मैं कैलकुलेट करता हूं मजाक से हट के। अगर आपको डेसिमल हटाना है तो 6, इसको क्या करेंगे हम, अगर मान लीजिए आपको डेसिमल हटाना है तो हम ऊपर नीचे क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये क्या बन गया 6/21 इंटू 72.5। फिर से इसको हटाना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या बन गया
60/21 इंटू 7250, ये कटेगा हमारा 3 से, 3 7 जा और ये आ गया 20। ठीक है, आंसर क्या आएगा 20/7 इंटू 725। 5 से अभी भी ये कट सकता है 4, और ये 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और ये 5। क्लियर? फाइनल आंसर क्या आया 4/7 इंटू 145। आंसर आ जाएगा 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35 का 5 बचा 3, 7 4 जा 28 और 3 31 बचा 3, 7 1 जा 7 2 दिस। इसको डिवाइड करना तो आपको आना चाहिए 41015। एक डेसिमल बढ़ाएंगे 1 0, 1 0 बढ़ाएंगे 1 0, 1 0 बढ़ाएंगे 1 0, ये जाएगा 3 टाइम में जाएगा, ये हो गया 4530। क्लियर हो गया? यहां से ये बचा 5, यहाँ पे 9 5, ये क्या बचा 9 और ये कुछ नहीं बचा। 1 0 अपने पास से आप बढ़ा सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 से। तो अप्रॉक्स हमारा यही आंसर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? तो कैलकुलेशन भी बहुत इजी होता है, बहुत लेंदी नहीं होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे बन जाएगा। ये आपको समझ में आ गया? सारे बच्चे बताओ समझ आ गया ऑनलाइन वाले? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया क्वेश्चन इसी पे बेस्ड कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है, मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ क्वेश्चन को, आप अच्छे से पढ़िए पहले क्वेश्चन को, मैं साथ साथ पढ़ता हूँ, आप भी रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ हीटिंग एलिमेंट और यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉन एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 वोल्ट। क्लियर? एक नाइक्रोम का वायर है, ठीक है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। कितना बैटरी है 230 वोल्ट, तो इनिशियल जो करंट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 3.2 एम्पियर। समझ आया? कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनते रहिए। क्वेश्चन में आगे कह रहा है व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि अगर रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब T1 27 डिग्री पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा, तो आप बताइए व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। स्टडी टेम्परेचर का मतलब क्या है, हमारा T2 पूछा जा रहा है। समझ आ गया? टेम्परेचर कोफिशिएंट नाइक्रोम का दे रखा है, अल्फा दे रखा है आपका, वो है 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, पर सेंटीग्रेड। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे R1 और R2 दोनों नहीं दिया हुआ है, तो क्या हम R1 और R2 इस सिनारियो से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ या ना? आप ध्यान से देखिए कि बैटरी वही है, जब बैटरी को जोड़ा गया तो इनिशियल करंट 3.5 का बह रहा था, तो हम आराम से R1 को निकाल सकते हैं। R1 कितना आएगा, दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं R1 और R2। 230 में हम 3.2 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि V इजिकल टू क्या होता है, IR होता है, तो R इजिकल टू क्या होगा, V बाई I, तो V बाई I। R2 ऐसे ही निकलेगा, बैटरी वही है, करंट कितना फ्लो होने लगा 2.8। यहां से जब आप R1 और R2 को कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करके, मैं बताता हूं डिवीजन कितना आएगा। एक आएगा 71.8 ओम और दूसरा आएगा आपका 82.2 ओम। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं यहां कैलकुलेट करूंगा तो फिर टाइम लग जाएगा, इसीलिए वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम R1 R2 अल्फा T1 T2 में हमने रिलेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अल्फा इज इक्वल टू होता है R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। बस यहाँ पे वैल्यू डाल रहा है 82, पहले हम अल्फा की वैल्यू डालते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से 1.7 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 82.2 माइनस 71.8 अपॉन में 71.8 और T2 फाइंड करना है हमें, माइनस T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ये कैलकुलेट करके आएगा अपना का 1.7 इंटू 10⁻⁴, ये कैलकुलेट करके आएगा, ऊपर का जो वैल्यू है वो आएगा 10.4। कितना आएगा मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ इधर, 82.2 में 71.8 माइनस करना है, तो यहां से गया 4, यहाँ 110 और ये 1,
ऊपर वाला जो है ये आएगा 10.4 डिवाइडेड बाई 71.8 और इसमें आएगा T2 माइनस 27। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको इधर भेजते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो T2 माइनस 27 इज इक्वल टू हो जाएगा 10.4, ये यहीं रहेगा 71.8 और ये कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, तो T2 कितना आया, ये कैलकुलेशन जो है अगर आप करेंगे ध्यान से तो ये आएगा 1.4 अपॉन 71.8, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और ये जो माइनस का 27 है ये इधर जाके प्लस। तो पहले आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें 27 आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो T2 दे देगा। बहुत इजी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के बच्चे करना ही नहीं जानते हैं। ठीक है, आप हमेशा से मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस कीजिए तभी आप इंप्रूव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्या लिखा है आप पहले पढ़िए। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में आपको करंट बताना है। जब भी आपको 5 कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस दिखे तो सबसे पहला काम करना होता है कि हमें चेक करना होता है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं, उसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा था, P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन S। कब होता है, जब इसमें करंट गायब हो जाता है। तो इससे एक फायदा होगा, अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम इसको हटा सकते हैं। समझ आ गया। तो पहले चेक करते हैं P अपॉन Q 10/5 इज इक्वल टू 5/10। क्या ये बराबर है, ये तो कट के 2 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, तो नॉट इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है P अपॉन Q जितना भी आए वो R अपॉन S के बराबर होना चाहिए। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। अब हम बारीकी से इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो समझ लो कि किरचॉफ्स लॉ व्हीटस्टोन ब्रिज आपको हमेशा के लिए याद हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए एक एक चीजों को। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हम लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। क्लियर। अब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको लूप सेलेक्ट करना पड़ता है। जितना अननोन उतना इक्वेशन उतना ही लूप। ये कट एंड क्लियर आसान भाषा में सवाल है, क्योंकि जब भी हम भी स्टूडेंट जब थे तो हम ऐसे ही याद किए थे। तो वही चीज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं ताकि आपको इजी से इजी मेथड में समझा सकूं। सबसे पहला हमने लूप चूज किया A B D A। क्या चूज कर, अच्छा उससे पहले हम करंट फ्लो करेंगे। देखिए भारी मिस्टेक हो रहा है, करंट पहले फ्लो कराया जाता है। ठीक है, तो करंट मान लेते हैं कि यहां से निकला हमारा I। क्लियर। ये I जो है यह हम मान लेते हैं कि यहां से निकला I1 प्लस I2। क्यों हम ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि यहां जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा। समझ गए। जितना बैटरी ने करंट दिया घूम फिर के बैटरी में उतना ही करंट घुसना चाहिए, ये नियम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब जब करंट यहां पहुंचा तो इसने अपने आप को तोड़ा I3 में, तो I1 में से ही कुछ कम हो गया, I3 वो इसमें फ्लो होने लगा। क्लियर हो गया। यहां से I3 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, तो इसमें जुड़ के I2 और I3 मिलेगा। अगर आपको कभी भी लगता है कि करंट जो फ्लो करा रहे हैं वो गलत हो सकता है, तो आप एक जंक्शन चूज कर सकते हैं। आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट जब आप करेंगे तो यही आंसर आपका आएगा। तो हम मानेंगे कि वो सर्किट क्या है, बिल्कुल सही है, और हमने जो करंट फ्लो कराया है एकदम मजेदार तरीके से करंट फ्लो कराया है। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। मैं आपको अभी भी समझा देता हूं करंट का डायरेक्शन। हमने इस बैटरी से मान लेते हैं कि I1 प्लस I2 के टर्म में करंट लिया। क्यों करंट लिया, ताकि हम आसानी से इसको बांट सकें। एक टर्मिनल में I1 चला गया, दूसरे ब्रांच में I2 चला गया। अब ये I1 जब यहां पहुंचा तो ये अपने आप को डिवाइड करेगा, एक नया I3 में जब डिवाइड करेगा तो ये I3 इसी में से कम होकर निकला होगा ना, तो I1 माइनस I3 ये पहुंचा यहां। इधर से I3 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो जुड़ के इसमें I2 प्लस I3 हो जाएंगे।
और ये जब दोनों जोड़ोगे तो I1 प्लस I2 के फॉर्म में ही क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब हमारा काम आता है लूप सेलेक्ट करना। तो सेलेक्ट करते हैं लूप A B D A, A B D A, और हमारा डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जब हम A से B में जाएंगे, अब ध्यान से क्वेश्चन, इस फिगर पे आप नजर टिकाए रखिए और इक्वेशन पे नजर टिकाइए, आराम से बन जाएगा। मैंने आपको 2 लॉ बताया था, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा किरचॉफ लॉ का, वहां पे आप अच्छे तरीके से रूल समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हम लूप का डायरेक्शन चूज करते हैं, अगर हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो करंट और रेजिस्टेंस जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर उसके अपोजिट चल रहे हैं तो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो नेगेटिव आएगा। दूसरा, जब हम बैटरी के पास पहुंचते हैं, अगर तुम टकराओगे नेगेटिव से तो नेगेटिव, अगर तुम टकराओगे पॉजिटिव टर्मिनल से तो पॉजिटिव टर्मिनल। ये सिर्फ 2 कहानी है, दिमाग भेजे में भरिए और इसको ध्यान से देखिए। ए से जब बी में गए तो जा भी हम ऐसे रहे और हमारा लूप भी ऐसे ही है, तो हम लिखेंगे I1 इंटू 10 या 10 I1 डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। जब B से D में आएंगे तो B से D आने का भी रास्ता क्या है, सेम है, तो 5 I3। D से जब A में जाएंगे तो रास्ता अपोजिट हो गया, वो हो गया 5 I2, और नेट क्या हो गया, पोटेंशियल 0, क्योंकि हम A जहां से चले थे वहां पहुंच गए। तो हमारा ये क्या हो गया, पहला इक्वेशन आ गया। क्या हो गया, ये पहला इक्वेशन आ गया हमारा ये। अब हम लूप सेलेक्ट करते हैं B C D B, B C D B, ठीक है, और हमारा डायरेक्शन भी ऐसे ही है, जैसे लूप का नाम रखेंगे उसी डायरेक्शन में चलना है। तो हमारे डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा I1 माइनस I3। होप तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। जब C से D में जाएंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, आप C से D देखिए, करंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हो गया 10 I2 प्लस I3, क्लियर। जब आप D से B में जाएंगे तो करंट नीचे आ रहा है, आप ऊपर चल रहे हैं, तो माइनस 5 I3, पहुंच गए B पे तो 0 कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 I1 माइनस 5 I3 माइनस 10 I2 माइनस 10 I3 माइनस 5 I3 इज इक्वल टू 0। 5 I1 पूरे इसमें नजर नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा बेचारा अकेला। माइनस 5 I3 माइनस 10 15 होता है, फिर माइनस 10 माइनस 20 I3 हो जाएगा, और ये माइनस 10 I2 बेचारा अकेले बच गया। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अगर आपको साफ सुथरा इक्वेशन नहीं दिख रहा है तो मैं मार्क लगा देता हूं, आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। इक्वेशन में कितना अननोन है, I1 I2 I3, 3 अननोन है। हमें लूप तीसरा भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने लूप बैटरी वाला, जो यहाँ पे बैटरी लगा है, इसको भी तो लेंगे ना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो हमने लूप जो सेलेक्ट किया 3rd नंबर का लूप है A D C E F A, A D C E F A, क्लियर। A से अब हमने कैसे चले, हम चल रहे हैं ऐसे, तो A से B पे जाने पे हमारा बिल्कुल करंट के डायरेक्शन में ही है, तो 5 I2, ठीक है। D से जब C चलेंगे, D से C, तो हम जा भी ऐसे रहे, करंट भी हमारा ऐसे जा रहा है, तो प्लस 10 I2 प्लस I3। C से E में कुछ नहीं है, E से F में पहले बैटरी से हम टकरा रहे हैं तो माइनस 10, अब फिर आ रहे हैं इसमें तो प्लस 10 I1 प्लस I2। पहुंच गए हम लोग एक के, तो कर देते हैं इसको 0। थोड़ा अरेंज करते हैं इसको, तो 5 I2 प्लस 10 I2 प्लस 10 I3 प्लस 10 I1 प्लस 10 I2, और ये 10 उधर जाके हम पॉजिटिव बना देते हैं। 5 I2 10 I2 15 हो गया, और ये 15 10 25 I2। कोई दिक्कत, I3 कितना है, 10 है, तो 10 I3, I1 कितना है, 10 है, इज इक्वल टू
10। ये हमारा आ गया तीसरा इक्वेशन। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो आपको किरचॉफ लॉ का इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देता हूं, आप सीख जाइए। समझ आ गया? एक एक चीजें कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम लाइन बाय लाइन सीखेंगे। आप अच्छे तरीके से पढ़िए, सीखिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप दबा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चा पढ़े और आसान से आसान भाषा में फ्री में पढ़े। समझ आ गया? तो ये काम आप जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना। तो अब हम थोड़ा इसको मिटाते हैं। आप अपने कॉपी में देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं बचा है। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। समझ आ गया? इसको भी मिटा देते हैं ताकि हमारा काम आएगा सॉल्व करने में। तो बच्चों थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये I1 है, ठीक है। आपको मैं एक सिंपल सा तरीका देता हूं इस चीज को सॉल्व करने के लिए। आप भी कहेंगे कि वाह मजा ही आ गया, ठीक है। वो है क्या, हमने तीनों इक्वेशन लिख दिया ताकि आपको बार बार कॉपी ना पलटना पड़े। पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और दूसरा चूज कर रहे हैं। इसमें से हम क्या I3 को एलिमिनेट कर सकते हैं। I3 5 है, I3 20 है, तो मैं पहले वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और जोड़ देंगे। तो लो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 40 I1 माइनस 20 I2 प्लस 20 I3। थोड़ा मैंने अरेंज कर दिया, इसको हमने एज इट इज रहने दिया, तो एज इट इज रहने दो, तभी मजा आएगा सॉल्व करने में। माइनस 20 I3 इजिकल टू 0। एलिमिनेट जिसको करना है अपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे, ऐड। लिखा भी हुआ है यहाँ पे ऐड। समझ गए? ये कट गया और ये आ गया 40 और 5 45 I1, और ये कितना आया माइनस 30 I2 इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चा पार्टी ये है चौथा इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही है, ये लंबा चौड़ा है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब ये I1 और I2 में इक्वेशन आ गया, तो हम क्यों ना दूसरा और तीसरा को सॉल्व करके I3 फिर एलिमिनेट कर दें और I1 और I2 का इक्वेशन ले आए। करते हैं, चलो। समझ आया? तो हम इसी को थोड़ा मिटाते हैं, क्योंकि जगह का थोड़ा अभाव है, तो आप समझ ही सकते हैं। इसको मिटाते हैं और ये इक्वेशन को हम ऊपर लिख लेते हैं पहले। ये हमारा हो गया 45 I1 माइनस 30 I2 इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। इसको थोड़ा सा हमने मिटा दिया। अब हम चूज करते हैं इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को। हमें एलिमिनेट क्या करना है, I3 को करना है। तो यहाँ पे 20 दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है, तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। होप सो ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो I2 ऐसे ही लिखेंगे 5 I1 माइनस 10 I2 माइनस 20 I3 इजिकल टू 0। I3 वाले इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये है I3 का इक्वेशन। 2 से किया तो 10 दूना 20 प्लस 25 दूना 50, और ये हो गया हमारा 20 I3 इजिकल टू 20। क्योंकि तीसरे में 0 नहीं है, 10 है, तो 10 दूना 20, 10 टू जा 20। इंग्लिश में भी पढ़ो। इसके बाद हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो ये अपोजिट साइन है तो एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, 20 और 5 25, इंग्लिश मीडियम वाले 20 और 5 25, ठीक है। 50 और माइनस 10 कितना होता है, प्लस का 40, और ये I2 इजिकल टू जोड़ने पे इधर क्या आ गया 20। तो ये इक्वेशन नंबर आ गया 5। इसको उठा के यहां नोट कर लेते हैं ताकि हमारा इन फ्यूचर काम देगा। समझ आया? ये हो गया 5वां इक्वेशन, और इसको हम मिटा लेते हैं। अब आप इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को थोड़ा गौर फरमा के देखिए, ठीक है। क्या क्या, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। I2 को अगर एलिमिनेट करना हो, अगर हमें I2 को एलिमिनेट करना हो तो क्या करेंगे, 30 है और 40 है, तो मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 3 से कर दूं, काम हो जाएगा।
तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ इक्वेशन में, तो ये हो जाता है आपका 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, 180 I1 माइनस 120 I2 इजिकल टू 0। इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 3 जा 75 I1 प्लस 120 I2 इजिकल टू, ये 20 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 60, और जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा, इधर आ गया 60 और इधर आ गया आपका, ऐड करने पे कितना आएगा 5 और 8 और 7 15 और ये 2 I1, तो I1 का वैल्यू निकल के आ गया 60/2 55। समझ आया? अगर आपको चाहिए आंसर तो आप उड़ाइए इसको कितने से, 15 से। 15 4 जा 60 और 15 15 जा नहीं, 15 से नहीं, पहले 5 से उड़ा के देखिए। तो 5 12, ये 5 से उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 51। अब 4 से उड़ेगा 4 3 जा और 17, तो I1 का आंसर कितना आ गया 3/17। ये आ गया 60/225, नॉट 8 7 15 होता है ना। (60/255), ये हमारा आ गया I1। ठीक है, इसको अगर छोटा करना है तो सबसे पहले 5 से करेंगे, ये हो जाएगा आपका 51, और फिर 3 से कर दीजिए, 3 4 जा 12 और 17, तो I1 निकल के क्या आया 4/17 एम्पियर। तो यहां लिख देते हैं I1 की वैल्यू 4/17 एम्पियर। अब आप ध्यान से सुनिए, क्या मैं पहले मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, साफ सुथरा रहेगा। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं I1 की वैल्यू को अगर इसमें पुट कर दूं, जो आसान दिख रहा है आपको, इसमें अगर पुट कर दूं या इसमें पुट कर दूं, तो हमारा काम हो जाएगा, I2 निकल जाएगा। ये 25 I1 इजिकल टू प्लस 40 I2 इजिकल टू 20 दिया है, या फिर अगर इससे आसान आपको ये लग रहा है तो पहला ले लीजिए, 45 I1 माइनस 30 I2 इजिकल टू 0। 45 इंटू I1 की जगह पे हमने ये पुट कर दिया, 30 I2 इजिकल टू 0। तो ये कितना हो गया, आप ध्यान से देखिए, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, ये उधर चला गया 30 I2। तो सिर्फ I2 कितना आएगा 180/17, और ये आ जाएगा नीचे, तो हम इसको नीचे लिख देते हैं। ये 0 से 0 उड़ा और ये 6 से 6 उड़ा, तो I2 निकल के आ गया 6/17। तो यहाँ पे I2 लिख देंगे 6/17। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो I1 की भी वैल्यू आ जाएगा, I1 देगा -2/17 एम्पियर। क्या देगा -2/17 एम्पियर। अब ब्रांच में कैसे करंट फाइंड करेंगे, I1 तो मिल गया, I2 मिल गया, क्लियर, I3 मिल गया, एक बचा हमारा क्या चीज, इसको मिटाते हैं। हर एक ब्रांच का हमें करंट फाइंड करना है, वो भी कर लेते हैं जब यहां तक पहुंच गया है। तो एक बचा I1 माइनस I2, तो आप कर सकते हैं, सॉरी I1 माइनस I3 है, दूसरा क्या है I2 प्लस I3 है। आप आसानी से कर सकते हैं। I1 माइनस I3 का मतलब क्या है, I1 4/17 माइनस, और ये माइनस 2/17, ये हो जाएगा 4/17 प्लस 2/17। आंसर कितना आ गया 6/17 एम्पियर। मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में कितना फ्लो हुआ 6/17 एम्पियर। क्लियर, कोई दिक्कत? अगर मैं इसमें पुट करूं I2 17 माइनस 2/17, तो इसमें फ्लो होगा 4/17 एम्पियर। इसमें, इस वाले रेजिस्टेंस में
क्लियर हो गया? सारा चीज हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया, होप सो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और बच गया है I1 प्लस I2। ये क्या होगा? 4/17 I1 है और I2 है 6/17। कितना है आंसर? 10/17 एम्पियर। तो हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आप आसानी से निकाल देंगे। इसी चीज को कहते हैं किरचॉफ्स का नियम, किरचॉफ्स का लॉ। समझ आ गया बच्चों? तो हम अब चलते हैं आगे, ठीक है? आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से मेरे साथ, अच्छे से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट। अब ध्यान से सुनिए, अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट। तो हमने एक EMF बना दिया, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ये दिया है 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम। ये EMF दिया है और ये EMF दिया है और ये R दिया है। समझ आ गया? इसके बाद कह रहा है बीइंग चार्ज बाई अ 120 वोल्ट DC सोर्स। इसको हमने चार्ज किया, ठीक है? 120 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करेंगे। यहां पे एक चीज समझने वाला होता है, हमेशा करंट किधर से किधर फ्लो करता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। मतलब इसको चार्ज करना है तो करंट हमारा इधर से हायर से लोअर जाएगा। चार्जिंग का मतलब क्या है कि जो चार्ज निकलना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए, वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में घुसना चाहिए। समझ आया? तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग का केस। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। अब बताइए टर्मिनल वोल्टेज। आगे क्वेश्चन कह रहा है सप्लाई यूजिंग सीरीज रेजिस्टेंस और ये रजिस्टर दे दिया है 15.5 ओम का, सीरीज में जुड़ा हुआ है रजिस्टर। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। आप इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज बता दो जब आप चार्ज कर रहे हैं। पहला हमारा क्या पूछ रहा है? V पूछ रहा है। दूसरा क्या पूछ रहा है? What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? ये यहाँ पे जो रजिस्टर लगाए हैं वो सीरीज में क्यों लगाए हैं, उसका क्या पर्पस है? जब हम चार्जिंग कर रहे हैं तो क्या पर्पस है उसका सीरीज में लगाने का? समझ गए क्वेश्चन को? होप सो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम चार्ज करते हैं, क्या करते हैं? चार्जिंग करते हैं, तो हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा होता है EMF से। पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा यही है। दूसरा, जब हम चार्जिंग का केस लेते हैं तो V इक्वल टू क्या होता है? E प्लस IR। और जब हम डिस्चार्जिंग का केस पढ़ते हैं तो V इक्वल टू क्या होता है? E माइनस IR। ये आपको पता होगा पहले भी, ठीक है? ये है हमारा चार्जिंग का केस और ये है हमारा डिस्चार्जिंग का केस। ये दोनों रिजल्ट आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज होता है। अब आप एक बात बताइए, नेट पोटेंशियल कितना बचेगा? नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वो कितना होगा? 120। मान लेते हैं ये V' से हम डिनोट करते हैं। 120 में से हम 8 कम कर देंगे, 112 वोल्ट। यही हमारा नेट पोटेंशियल बचेगा। इसने 8 वोल्ट लगा के इसको चार्ज कर दिया, बचा कितना? वही नेट पोटेंशियल हो गया। समझ आया? क्या हो गया? वो नेट पोटेंशियल हो गया। समझ गए? करंट निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है करंट का? E अपॉन R प्लस R। तो E दिया है कितना? अब ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R कितना दिया है? 15.5 प्लस 0.5। तो I इक्वल टू होता है 112 अपॉन ये कितना होता है? 16 7 जा होता है 1112। तो हमारा नेट का, तो अब I इक्वल टू, अगर आपका I इक्वल टू 7 एम्पियर निकल गया हो, ठीक है? I इक्वल टू 7 एम्पियर निकल गया। आपको क्या फाइंड करना था? पोटेंशियल ड्यू टू चार्जिंग ऑफ सेल। क्या फाइंड करना था? पोटेंशियल ड्यू टू चार्जिंग ऑफ सेल। क्या होता है पोटेंशियल ड्यू टू चार्जिंग ऑफ सेल? फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E प्लस IR। आपको भी पता होगा कि जब पोटेंशियल को हम किसी भी बैटरी को अगर हमें चार्ज करना होता है
तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, चार्ज को हम फ्लो करवाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ईएमएफ होता है उसमें हम और करंट और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करके बढ़ा देते हैं ताकि चार्ज क्या हो, फ्लो होता रहे। तो हमारा ईएमएफ था E, करंट आ गया 7 इंटू आर कितना था 0.5, तो वोल्टेज कितना आ गया 8 प्लस 3.5 मीन्स 11.5 वोल्ट। ये हमारा है पोटेंशियल ड्यू टू चार्जिंग ऑफ सेल। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। पहले लिखा है द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1 इज 8.5 इंटू 10 to the power 28 मीटर पर मीटर क्यूब। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया गया है, कितना 8.5 इंटू 10 to the power 28। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम one end of a wire 3 meter long to its other end? The area of cross section of wire is 2.0 into 10 to the power minus 6 meter square and it is charging a current of and it is carrying a current of 3 ampere। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, L इजिकल टू है 3 मीटर। कह रहा है कि इसका नंबर डेंसिटी गिवन है। नंबर डेंसिटी कितना है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। ये हमारा क्या दिया हुआ है, नंबर डेंसिटी दिया हुआ है। कोई दिक्कत? इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी दे रखा है, I कितना दे रखा है 3 एम्पियर का। करंट भी आपको गिवन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें वो है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? आप एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने एक वायर लिया, मान लीजिए कि मेरे हाथ में क्या है, ये वायर है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन को हमें करंट देके इस एंड पे पहुंचाना है, तो ये ड्रिफ्ट करता हुआ करंट फ्लो करेगा। तो ये कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये डिस्टेंस तय करेगा इसके लेंथ के बराबर। वो कितना है हमारा 3 मीटर है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें ड्रिफ्ट करा के पहुंचाना है। तो पूछ रहा है कि ये वेलोसिटी कितना होगा। सबसे पहले आप बताइए कि टाइम कितना लगेगा और वेलोसिटी कितना होगा। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और ये कौन सा वेलोसिटी आएगा, ये तो डिस्टेंस L हो गया, ये वेलोसिटी हो जाएगा VD। कोई दिक्कत? आपने VD निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है, जब आपको करंट पता है NEA VD। कोई दिक्कत? तो यहां से VD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I अपॉन NEA। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू हो गया L अपॉन I अपॉन NEA, ये पूरा चीज ऊपर चला जाएगा। T इज इक्वल टू हो जाएगा L इंटू NEA अपॉन I, और हम कैलकुलेट कर देंगे 3 मीटर इंटू 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। ठीक है, इंटू इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एरिया दे दिया है आपको 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन में करंट दिया है 3। ये 3 से तो ये 3 उड़ जाएगा। समझ आ गया? मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ। ये 3 से ये 3 खत्म हो गया, बचा क्या, ये 8.5 बचा, ये 2 बचा और ये 1.6 बचा। 10 टू द पावर कितना बचा, अब ध्यान से देखिए 28 माइनस 19 और माइनस 6 कितना होता है माइनस 25, और 28 ज़्यादा है तो कितना बचेगा 10 टू द पावर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 8.5 इंटू 6 टू जा कितना होता है 12, और ये 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3। कोई दिक्कत है तो बताइए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है वो क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। बहुत ही इजी है। और आपसे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है तो डायरेक्ट आप VD इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I अपॉन NEA। I दे रखा है आपका कितना, I दे रखा है 3, नंबर 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और एरिया दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका VD भी निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल था इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज। आप इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा।